हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है, इस इतिहास ग्रंथ की जो पुस्तक है इसे हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम छायावाद के पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आधुनिक काल के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को देख लिया था। उससे भी पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के प्रश्नों को देख लिया था। ठीक है, तो सारी जो वीडियोस है वो एक प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है, और इस आई बटन में मैं वो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियोस को आप देखें और वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्रश्न कैसे हैं, इसकी जो प्रतिक्रिया है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन जो पोर्शन है, यानी हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया है। भक्तिकाल के 3 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे उस प्लेलिस्ट में, और रीतिकाल से संबंधित भी 2 वीडियोस हैं, और आधुनिक काल में आज हम करने वाले हैं छायावाद। ठीक है, प्रमुख आलोचक हमने कर लिया था, गांधी युग का साहित्य कर लिया था, भारतेंदु कर लिया था और द्विवेदी युग कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो टारगेट है वो है छायावाद। ठीक है, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और अपने मेन कंटेंट में चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो छायावाद को लेकर है और इसी पर केंद्रित होगा। जो भी प्रश्न होंगे वो इसी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो छायावाद युग अगर हम देखें तो शुक्ल की पुस्तक में हम देखते हैं 1918 से 1936 का जो समय है इसे छायावाद युग की संज्ञा दी गई है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक में, तो इसका जो समय है वो इस प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वह है, हिंदी साहित्य में छायावाद की उत्पत्ति किस काल के आसपास मानी जाती है? पहला है 1900 के आसपास, दूसरा है 1920 के आसपास, तीसरा है 1947 के बाद, और चौथा है 1880 के आसपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1920 के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की प्रेरणा को किससे जोड़ा था? ऑप्शन है भारतीय मिथकों से, बी है समाजवादी विचारों से, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं से, और डी अंग्रेजी उपन्यासों से। तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं से। छायावाद की प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की गई है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं से। और यह मान्यता जो है वो किन किन आलोचकों की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, सी है हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, और डी है तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य में मुख्य रूप से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? पहला है वीर रस और ऐतिहासिकता, दूसरा है प्रकृति, आत्मानुभूति, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता, तीसरा है प्रत्यक्ष यथार्थवाद और ग्रामीण जीवन, चौथा है केवल राष्ट्रवाद और स्वाधीनता आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति, आत्मानुभूति, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता। छायावादी काव्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रकृति चित्रण है, आत्मानुभूति है, रहस्यवाद है वहाँ, और कल्पनाशीलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध और वैज्ञानिक खोजों से उत्पन्न अनिश्चितता का भाव छायावाद की कविताओं में किस रूप में दिखाई देता है? पहला है उत्साह और जोश, दूसरा है निराशा और कुंठा, तीसरा है राष्ट्रीय जागरण, चौथा है सामाजिक व्यंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व युद्ध और वैज्ञानिक खोजों से उत्पन्न अनिश्चितता का भाव छायावाद की कविताओं में निराशा और कुंठा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का संबंध, शब्द का संबंध किस अभिप्राय से माना गया है? पहला है अंधकार और निराशा की छवि से, दूसरा है छाया और आभा के बिंब से, तीसरा है यथार्थ और तर्कशीलता से,
चौथा है राजनीति और समाज सुधार से। इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद शब्द का संबंध छाया और आभा के बिंब से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं जो आलोचकों ने दी हैं हम उसे देख लेंगे। और चूँकि हर आलोचक अपने अपने अनुरूप किसी वाद को या किसी विचारधारा को देखते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम छायावाद की बात करें या अगर हम भारतेंदु युग की बात करें तो सबके अपनी अपनी दृष्टि है और उन्होंने उस रूप में उसे व्याख्यायित किया है। तो अगर हम छायावाद की बात करें तो नंदलाल वाजपेयी जी कहते हैं कि छायावाद क्या है? आध्यात्मिक छाया का भान है। छायावाद की ये क्या परिभाषा दे रहे हैं? आध्यात्मिक छाया का भान। तो जब कभी आध्यात्मिक छाया का भान इस रूप में अगर छायावाद को परिभाषित किया जाएगा तो उसके आलोचक कौन होंगे? नंदलाल वाजपेयी, या उस परिभाषा को देने वाले कौन है? नंदलाल वाजपेयी। ठीक है, अगला है छायावाद की परिभाषा। अगली परिभाषा देखते हैं, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह या स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कहीं पे प्रति लिखा होता है, कहीं विरुद्ध लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो नगेंद्र, ये जो त्रिपाठी जी की पुस्तक है इसमें विरुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम नगेंद्र की पुस्तक में देखेंगे तो स्थूल के प्रति हमें वहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो स्थूल के प्रति या स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह, यह जो परिभाषा है छायावाद की, वह किसने दी है? यह दी है नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली परिभाषा है नामवर सिंह जी की। नामवर सिंह जी ने अपनी पुस्तक छायावाद में लिखा है। ठीक है, तो छायावाद पुस्तक नामवर सिंह जी की भी है, अन्य आलोचकों की भी छायावाद नाम से पुस्तक हैं। तो फिलहाल तो अभी हम यही जानते हैं कि एक अगर हम रचनाकार के रूप में जानें कि छायावाद पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो हम नामवर सिंह का नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में लिखा है, वस्तुतः छायावाद कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है। वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, तो यह जो परिभाषा है कि यह सामूहिक अभिव्यक्ति है या सामूहिक प्रवृत्ति को कह सकते हैं हम, छायावाद इन्होंने नाम दिया है। और दूसरी ओर वो क्या कह रहे हैं? वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति अगर प्रश्न पूछा जाए तब भी क्या होंगे? नामवर सिंह होंगे। एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, यानी कि अगर कोई ऐसा काव्य है जिसमें पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति है और विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति है, तो ऐसे जो काव्य को या ऐसे कालखंड को हम क्या संज्ञा देंगे? छायावाद संज्ञा देंगे। और किसके अनुसार हम ये संज्ञा देंगे? नामवर सिंह के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस रूप में हम देख सकते हैं। जो इसके प्रमुख आलोचक जो कथनकार हैं वो हम याद करेंगे और उनके द्वारा जो गढ़ी गई परिभाषा है छायावाद के विषय में उसे भी याद करना ज़रूरी है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी प्रमुख है? पहला है वीरता, वैयक्तिकता, अलंकारिकता और उपदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैयक्तिकता। ठीक है, अगला है, किस युग में काव्य में मैं और मेरा जैसे प्रयोग पुनः दिखाई दिए? ठीक है, प्रश्न है, किस युग में मैं और मेरा जैसे प्रयोग पुनः दिखाई देने लगे? पहला है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है छायावाद और चौथा है आधुनिक उत्तर छायावाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद में मैं और मेरा जैसी जो प्रवृत्ति है ना, ये क्या है? वैयक्तिक है, यानी वैयक्तिकता को यह उद्घाटित करते हैं, है ना। अभी हमने देखा ना, छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में वैयक्तिकता हम देखते हैं, यह छायावाद की विशेषता के रूप में उभर कर सामने आती है। उसी रूप में अगर हम देखें तो मैं और मेरा जो शैली है यह क्या है? वैयक्तिकता को प्रदर्शित करते हैं, और ये शैली कहाँ अपनाई गई? छायावाद में अपनाई गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद हो जाएगा। अगला देखते हैं,
हाँ, जैसे अगर यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप दिया गया है, निराला की एक कविता है, मैंने मैं शैली अपनाई, कविता की पंक्ति हम देख रहे हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा मुझे उस दृष्टि से। तो यहाँ दो काव्य पंक्ति हैं निराला जी की, एक तो मैंने मैं शैली अपनाई, ठीक है, और दूसरा देखा मुझे उस दृष्टि से, ठीक है। तो ये कविता की एक पंक्ति यहाँ पे उद्धृत की गई है जिसमें मैं और मेरा जो ये मुझे जो शैली है वो दिखाई गई है कि मैंने मैं शैली अपनाई, यानी वैयक्तिकता को मैंने अपने काव्य में क्या दिया है, प्रधान माना है, ठीक है। उसी तरीके से देखा मुझे उस दृष्टि से, यानी यहाँ जो है वो प्रमुख कौन हो गया। इसी तरह अगर हम पंत की एक कविता देखें तो पंत की एक कविता का जो पंक्ति है उसे देखते हैं, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। तो ये जो मेरी है ना, ये भी इसी पक्ष को उद्घाटित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छायावादी कवियों ने निर्वैयक्तिकता का आवरण उतार कर किस चीज़ पर बल दिया। पहला है सामाजिक कुरीतियों पर, दूसरा है व्यक्तिगत अनुभूतियों पर, तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं पर, चौथा है धार्मिक अनुष्ठानों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वैयक्तिकता का आवरण उतार कर उन्होंने व्यक्तिगत अनुभूतियों पर जोर दिया या बल दिया, ठीक है, किन्होंने, छायावादी कवियों ने, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किस कवि की जिज्ञासा का उदाहरण है। पहला है प्रसाद, दूसरा है निराला, तीसरा है पंत, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए, यह जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किस कवि ने उठाया है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत और चौथा है महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, छायावादी कविता की स्वच्छंदता का सबसे अधिक संबंध किससे है। पहला है रहस्यवाद, दूसरा है व्यक्तिवाद, तीसरा है राष्ट्रवाद और चौथा है भारतीय संस्कृति। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाद। छायावादी कविता की स्वच्छंदता का सबसे अधिक संबंध किससे है, व्यक्तिवाद से है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति किस काल में अधिक हुई है जिसका संबंध छायावादी काव्य की वैयक्तिकता से जुड़ता है। अगला है भक्तिकाल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है छायावाद काल और चौथा है नवीन कविता काल। तो प्रश्न क्या है, आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति किस काल में अधिक हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, छायावाद। क्यों छायावाद, क्योंकि जब हम वैयक्तिकता को प्रधानता देंगे अपने काव्य में तभी जाकर क्या होगा, हम अपने विचार, अपनी जो भावनाएं हैं उसे प्रधानता दे पाएंगे, ठीक है। तो आत्मकथा लेखन में जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है वह वैयक्तिक होना, ठीक है। तो ये जो प्रवृत्ति है, आत्मकथा लेखन की जो प्रवृत्ति है, उसको हम समान रूप में किस युग में देख रहे हैं, छायावाद काल में देख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी मंडलाकर, यह पंक्ति किस कवि की जिज्ञासा का उदाहरण है। तो एक तो हमने चीज़ देखी कि वैयक्तिकता जो है वह प्रधान एक गुण हम देखते हैं छायावाद का, दूसरा जिज्ञासा या रहस्य, यह भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है छायावाद की, ठीक है। फिलहाल प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती तुम सजी मंडलाकर, यह पंक्ति किस कवि की जिज्ञासा का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ उनके उपनाम को रखा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है, ठीक है। ये जो भी प्रश्न मैंने बनाए हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से ही हैं, ठीक है। तो आप
जब अपने साथ पुस्तक लेकर बैठेंगे तो उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। यह पंक्ति किस कवि की जिज्ञासा का उदाहरण है? पहला है प्रसाद, दूसरा है निराला, तीसरा है पंत और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला है, छायावाद में जिज्ञासा भावना का संबंध किससे जोड़ा गया है? पहला है रहस्य भावना, दूसरा है भौतिक भावना, तीसरा है हास्य भावना और चौथा है राजनीतिक भावना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रहस्य भावना। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों की प्रकृति दृष्टि का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन 1 है वैज्ञानिक खोज, दूसरा है रहस्य और सौंदर्य का अनुभव, तीसरा है केवल खेतीबाड़ी, चौथा है केवल मनोरंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रहस्य और सौंदर्य का अनुभव। छायावादी कवियों की प्रकृति दृष्टि क्या है? रहस्य और सौंदर्य का अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला ने बादल को किस रूप में अभिहित किया है? पहला है प्रेम का दूत, दूसरा है विप्लव के बीन, तीसरा है शांति का संदेश वाहक, चौथा है आनंद का प्रतीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे आप। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विप्लव का वीर। ठीक है, ये कविता आपने पढ़ी होगी। निराला ने बादल को किस रूप में अभिहित किया है? विप्लव के वीर के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में प्रकृति वर्णन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कवि माने जाते हैं? पहले है प्रसाद, दूसरा है निराला, तीसरा है पंत, चौथा है महादेवी। इसका उत्तर देंगे आप। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति का चितेरा कह सकते हैं या प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार या फिर चितेरे के रूप में, प्रकृति के चितेरे के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, प्रकृति के चितेरे। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंत का प्रकृति वर्णन किस विशेषता से युक्त है? पहला है पल पल परिवर्तित रूपों का सहज चित्रण, केवल उपदेशात्मकता, सी वैज्ञानिक विवरण, डी वीर रस की प्रधानता। इसका उत्तर देंगे आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंत के अनुसार जो प्रकृति है वो क्या हो रही है? पल पल परिवर्तित हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा पल पल परिवर्तित रूपों का सहज चित्रण है। ठीक है, पंत की एक कविता है परिवर्तन। अगला देखते हैं। अगला है, छायावाद में नारी के कितने रूप प्रस्तुत किए गए हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। इसका सही उत्तर होगा 2। कौन से 2 हैं ये हम अगले प्रश्न में करेंगे। ठीक है, प्रश्न है, छायावाद में नारी के जो 2 रूप है ना, अभी हमने एक प्रश्न किया ना कितने रूप है छायावाद में, तो नारी के जो 2 रूप है वह उसमें से जो पहला रूप है, यानी छायावाद में नारी का पहला रूप कौन सा माना गया है? ऑप्शन है लौकिक नारी, दूसरा है दैहिक नारी या स्वप्निल व देवी भी कह सकते हैं इसे, और तीसरा है ऐतिहासिक नारी और चौथा है राजनीतिक नारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दैहिक नारी यानी स्वप्निल व देवी का जो स्वरूप है, नारी उस रूप में चित्रित है, पहले रूप में, है ना। नारी का जो पहला रूप है वह क्या है? देवी और स्वप्निल रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद का लक्ष्य नारी को किससे मुक्ति प्रदान करना था? पहला ऑप्शन है दैहिकता से, दूसरा है लौकिक बंधनों से, तीसरा है संस्कृति से, चौथा है शिक्षा से।
इसका उत्तर देंगे आप। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लौकिक बंधनों से। छायावाद क्या कर रहे हैं? लक्ष्य उसका है कि वह नारी को लौकिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी हमने देखा था कि छायावाद में नारी को दो रूपों में, है ना, नारी के दो रूप है। पहला तो लौकिक, जिसे हम कह सकते हैं दैहिक, जिसमें हम स्वप्निल और देवी का स्वरूप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे है प्रश्न का उत्तर। दूसरा क्या कह रहा है? छायावादी कवि नारी को दो रूपों में देखता है। एक तो उसका दैहिक रूप जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहा है। इस रूप में छायावाद ने नारी को स्वप्निल और देवी बना दिया है। ठीक है, एक दैहिक रूप जो है जिसके अनुसार वह नारी क्या है? स्वप्निल है और दैवी है, जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही है। नारी का दूसरा रूप क्या है? लौकिक है। तो दो रूप क्या हो गया? एक दैहिक और दूसरा हो गया लौकिक। अगर हम दैहिक की बात करें तो वहाँ पे नारी क्या है? स्वप्निल है और दैवी स्वरूप है। वहीं अगर हम लौकिक की बात करें तो नारी का दूसरा रूप लौकिक है, जिसे छायावाद बंधन मुक्त करना चाहता है। ये जो लौकिक है, जो सांसारिक रूप है नारी का, इसे क्या करना चाहता है छायावादी काव्य, जो वो अपने माध्यम से इसको बंधन मुक्त करना चाहता है ना। जिन बंधनों में जो स्त्री है वो जकड़ी हुई है, उसे वह मुक्त करना चाहता है। निस्संदेह छायावाद ने नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया है। ठीक है, तो छायावाद में नारी के दो रूप, एक दैहिक और एक लौकिक। दैहिक में वो क्या है? देवी स्वरूप है, और लौकिक में क्या है? बंधन मुक्त है, मतलब बंधन युक्त है, और उसे छायावादी काव्य अपने माध्यम से क्या कर रहा है? बंधन मुक्त करना चाह रहा है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में अरुण मधुमय देश की कल्पना किसने की? ऑप्शन है निराला, दूसरा है प्रसाद, तीसरे हैं पंत, चौथा है महादेवी। इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजनी को अभिसारिका रूप में किस कवित्री ने चित्रित किया? पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है जानकी वल्लभ शास्त्री और चौथे हैं सुमित्रानंदन पंत। इसका उत्तर देंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने रजनी यानी रात्रि को क्या किया? अभिसारिका के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को यहीं पे एंड करते हैं, इस श्रृंखला को, और अगले वीडियो में हम फिर से छायावाद को कंटिन्यू करेंगे।